गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय पर जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का सॉल्यूशन तलाश रहे हैं, उन प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन में हम आज लोग जो है वर्ष 2013 में इतिहास में जो प्रश्न आए हैं उन पर अंतिम क्लास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस पूरी कर ली हैं। हमारी जो क्लासेज हैं, हमारा जो सॉल्यूशन तलाशना है, हमारा जो डिस्कशन करना है, इन सब का उद्देश्य आप सबको विदित है। हम एक प्रमाणित उत्तर चाहते हैं, सर्वमान्य उत्तर चाहते हैं और उस उत्तर खोजने की प्रक्रिया में जो नए प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों के समाधान भी हम लोग चाहते हैं और उन प्रश्नों पर विशेष फोकस रखना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग जो है इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में हम लोग अब क्लास शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों से एक परंपरागत निवेदन है, आप सब लोग गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह लोग क्या करें, शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक प्रतियोगियों तक जो इस चैनल का विस्तार होगा और उनको लाभ प्राप्त होगा। चलिए हम लोग आज का जो है पहला क्वेश्चन टीजीटी इतिहास विषय वर्ष 2013 का क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करते हैं। 41 है, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपना अभियान शुरू किया तो किस जो है राज्य से किया। ऑप्शन ए है मेवाड़, बी है रणथंभौर, सी है दिल्ली और डी है बंगाल। समझ रहे हैं? तो हम लोग जब अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर अभियान की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर अभियान के उत्तर भारत के अभियान, तो ये देखते हैं कि 1298 ईस्वी में गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है गुजरात का अभियान किया जाता है। उसके बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर का अभियान किया जाता है और इस अभियान में उसके जो सेनापति होते हैं पहले उलूग खां और नसरत खां, इन 2 सेनापतियों को जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अभियान के लिए भेजा जाता है और नसरत खां की जो है जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद रणथंभौर के अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। अलाउद्दीन आया और इसी के साथ में रणथंभौर में अमीर खुसरो भी आता है। कौन आता है? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो भी आता है और इन्होंने क्या किया, रणथंभौर के जो शासक थे वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, उनका नाम था हम्मीर राव या हम्मीर देव थे और हम्मीर देव को उसने पराजित कर दिया और युद्ध में जो है हम्मीर देव मारा गया। उसके बाद उनकी पत्नी और उनकी पुत्री दोनों लोगों ने जो है जौहर किया। क्या किया? दोनों लोगों ने जौहर किया और इस जौहर का उल्लेख जो है अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है, तारीख ए अलाई में अमीर खुसरो ने इसका जौहर का वर्णन किया और यह जो हमीर देव की पत्नी ने, उनकी पुत्री ने जो जौहर किया था और जो तारीख अलाई में वर्णन है, यह क्या है, फारसी भाषा में। जब फारसी में जौहर का प्रथम वर्णन या प्रथम प्रमाण है, जो फारसी भाषा में लिखा गया है वह प्रथम प्रमाण कौन सा है? जौहर का
समझ गए, जौहर का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है किससे? फारसी में इनकी रचना से। इसके बाद राजस्थान में प्रथम साका का आयोजन किया गया। राजस्थान में प्रथम साका का आयोजन किया गया। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, प्रथम साका का आयोजन कब किया गया? अब हम समझे प्रथम साका क्या होता है। प्रथम साका यह होता है कि जब जो है राजपूत छत्राणियां या जौहर ग्रहण करती हैं, जौहर लेती हैं, उसके अगले दिन सभी जो है राजपूत पुरुष इकट्ठा होते हैं और केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं और उनके इकट्ठा होने का उद्देश्य होता है कि आत्म बलिदान करना। मतलब यह है कि जौहर के बाद, जौहर के अगले दिन आत्म बलिदान हेतु केसरिया पगड़ी पहन के, केसरिया पगड़ी पहनकर राजपूतों का एकत्रित होना, राजपूतों का एक जुलूस में आना, यह क्या है? प्रथम साका है। और उसमें क्या हुआ था? प्रथम साका का आयोजन हुआ था। एक बात। अगली बात, हमारा प्रश्न क्या था? कहां से की? रणथंभौर से। ऑप्शन बी देखिए क्या है? रणथंभौर। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके। इसके अलावा हम लोगों को ये भी जानना है, उत्तर भारत में किस क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया? क्योंकि आपकी परीक्षा में क्रम दे देता है, पूछता है कि इनको आरोही क्रम में बताइए कि पहले कहां पर उसने अभियान करवाया, अभियान किया, उसके बाद में कहां पर अभियान किया। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान, क्लियर? गुजरात में अभियान किया 1298, अभी बात हुई। उसके बाद रणथंभौर हुआ 1301, जो आपके विकल्प में गुजरात है नहीं, तो हम लोग रणथंभौर के माना। चित्तौड़ का 1303 में हुआ। यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि किस शहर का आया, किस का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा? जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता, जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का अधिकारी बनाया, वहां का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मालवा विजय किया 1305 ईस्वी में, सिवान किया 1308 ईस्वी में, जालौन किया 1311 ईस्वी में। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? रणथंभौर पर एक बार रिवीजन कर लेंगे। 1301 ईस्वी में उलुग खां एवं नसरत खां ने रणथंभौर अभियान किया। इसी समय नसरत खां की मृत्यु हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व संभाला। अमीर खुसरो के साथ रणथंभौर आया। रणथंभौर का शासक पृथ्वीराज का वंशज था हम्मीर देव। कौन था? हम्मीर देव मारा गया। उसकी पत्नी रंगा देवी और पुत्री पदमला, उनकी पत्नी रंगा देवी और पुत्री पदमला ने क्या किया? जौहर कर लिया। इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने तारीख अलाई में किया है, जिसे फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य माना जाता है। इसी समय राजस्थान का पहला साका भी संपन्न हुआ। साका क्या होता है उस पर चर्चा अभी हम लोगों ने किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ए है दादा भाई नौरोजी, बी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी है जस्टिस रानाडे, डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की जब स्थापना मुंबई में हो रही थी उस समय उपस्थित नहीं थे। तो थे कहां? ये कहानी पता होनी चाहिए हम लोगों को। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके साथ में आनंद मोहन बोस,
आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। एक प्रश्न का उत्तर आपको याद रहेगा तो आप दे लेंगे, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। अब इस एसोसिएशन के माध्यम से एक करना क्या चाहते थे, जो प्रांतीय कार्यकर्ता हैं उनका अखिल भारतीय सम्मेलन किया जाए। प्रांतीय कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय सम्मेलन प्रारंभ किया, और अखिल भारतीय सम्मेलन प्रारंभ किया तो पहला सम्मेलन 1883 ईस्वी में किया कोलकाता में। दूसरा सम्मेलन फिर 1885 ईस्वी में कहा किया, कोलकाता में। जब कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अखिल भारतीय सम्मेलन कर रहे थे, उसी समय 1885 में 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में सूर्यनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि उसमें कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय सम्मेलन कर रहे थे। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं। ये देखिए, यूपी टीजीटी 2002 की जो पुनर्परीक्षा थी, उसके तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 58 में पहले ही पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं पाया गया था। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया। ए है तरगी, बी है इकबाल मंद, सी है कुतलग ख्वाजा, डी है कदर। यही लिखा है। तो मंगोल आक्रमणकारी, और एक प्रश्न यहां से और बनता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय। एक पॉइंट ये आपको पता हो। अगला पॉइंट ये पता हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों के विरोध में कौन सी नीति अपनाई, उनके विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई। उनके विरुद्ध रक्त एवं युद्ध की अग्रगामी, पूछेगा कि अग्रगामी नीति किसने अपनाया था मंगोलों के विरोध में। उत्तर बनेगा अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के विरोध में रक्त और युद्ध की अग्रगामी नीति अपनाई। इस नीति के बावजूद सबसे पहले जो है 1298 ईस्वी में कदर खां या कादिर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, पहला मंगोल आक्रमण हुआ। उल्लुग खां, नसरत खां, इन लोगों ने इसको पराजित कर दिया। फिर 1299 में सल्दी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, उसमें भी अलाउद्दीन के सेनापतियों ने मंगोलों को पराजित कर दिया। फिर 1299 में कुतलुग ख्वाजा ने भी दिल्ली पर आक्रमण किया। यहां पर दिल्ली पर आक्रमण का उद्देश्य अन्य मंगोलों की तरह केवल धन प्राप्त करना नहीं था, अपितु जो है अपने को जो है दिल्ली पर स्थापित करना था। और इस आक्रमण में 2 लाख से अधिक घुड़सवार और सेना के साथ में कुतलुग ख्वाजा आया था, जिसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नीति के माध्यम से उन्होंने घोषणा कर दी कि जो सैनिक जितने सिर मंगोलों काट के लाएगा उसको उतना टंका इनाम में दिया जाएगा।
और इसके साथ में कीली का युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछे कीली का युद्ध किसके बीच हुआ था, और इस कीली के युद्ध में क्या हुआ था, इनके एक सेनापति जफर खां ने कुतलुग ख्वाजा को मल्ल युद्ध की, द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी थी, और वह हुआ भी था, जिसमें जो है जफर पराजित हुआ था, उसको मार डाला गया था। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कुतलुग ख्वाजा को पराजित कर दिया। अब कुतलुग ख्वाजा के बाद में जो मंगोल आक्रमण हुआ, वो चौथा मंगोल आक्रमण था, वह हुआ था 1303 ईस्वी में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। और इसका जो नेतृत्व करता था तारगी था, तारगी या तरगी जो कहिए, तरगी था। इसने 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दूसरी बार जो मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर अपने को स्थापित करने का प्रयास किया, और जब तारगी ने आक्रमण किया, उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय से लौटा था, चित्तौड़ विजय से लौटा था, और वह युद्ध का इच्छुक नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सीरी के दुर्ग में शरण ली। सीरी के दुर्ग में शरण ली, सीरी के दुर्ग में छिप गया, और मंगोलों ने 2 माह तक दुर्ग की घेराबंदी की। उसके बाद तरगी जो है वापस ईरान चला गया। जब विजय की आशा नहीं हुई, पूरी हो सकी, या आशा नहीं रही कि हम विजय कर लेंगे, तब जो है तरगी वापस चला गया। उसका मुख्य कारण था कि किसी दुर्ग को घेर करके कैसे विजय किया जाए, उस टेक्टिक्स को जो है उस समय तक जो है मंगोल नहीं जानते थे। तो इसी को और अलाउद्दीन खिलजी की पराजय मानी जाती है। और पूछा है कि किसने हराया, तो तारगी दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, कौन है? तरगी है। आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। उसने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। 1298 में अलाउद्दीन के समय पहला मंगोल आक्रमण कादर खां, कादरी खां, कदर खां, जो भी नाम कहिए, था, जिसे जफर खां उल्लुग खां ने सतलज नदी पर जारन मंजूर में हरा दिया। दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 में सल्दी के नेतृत्व हुआ, जिसे जफर ने हरा दिया। और क्या किया, सल्दी को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया। दूसरे मंगोल आक्रमणकारी के साथ यह व्यवहार किया गया। तृतीय मंगोल हमला भी 1299 में के अंत में हुआ। कुतलुग ख्वाजा ने किया। उसने 2 लाख की सेना के साथ आक्रमण कर लूटपाट के उद्देश्य से न करके भारत दिल्ली पर विजय के उद्देश्य से किया था। सुल्तान ने अपने सैनिकों को प्रति मंगोल सिर लाने पर 1 टंका देने की घोषणा की। किली के युद्ध में जफर खां ने कुतलुग ख्वाजा को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी, जिसमें जफर खां मारा गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुतलुग ख्वाजा को पराजित किया। इसके बाद 1303 ईस्वी में 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर तारगी ने आक्रमण किया। यह मंगोलों द्वारा दिल्ली विजय करने का दूसरा प्रयास था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय करके आया था, अतः वह तारगी से युद्ध करने को तैयार नहीं था।
उसको सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी को सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी, जहां वह 2 महीने तक मंगोलों से घिरा रहा। अंत में मंगोल वापस चले गए, क्योंकि घेरा डालकर नगरों के जीतने की विधि उन्हें ज्ञात नहीं थी। परनी यह लिखता है कि यदि तारगी यमुना के किनारे 1 महीने और रुक जाता तो दिल्ली हाथ से निकल जाती। यह बात कौन करता है? जियाउद्दीन बर्नी कहता है। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है। ए है ईश, बी है छांदोग्य, सी है बृहदारण्यक, डी है जावलोपनिषद। एक 4 आश्रम का विधान किस उपनिषद में किया गया है, यह आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो आश्रम को पहले समझिए क्या है। आश्रम क्या है? आ उपसर्ग, आ उपसर्ग और श्रम धातु से बना एक शब्द है। आश्रम आ उपसर्ग और श्रम धातु से बना एक शब्द है, जिसका मतलब होता है उचित रीति से या उचित ढंग से श्रम या तपस्या करना, तप करना, इसका मतलब यही होता है। और सबसे पहले छांदोग्यक उपनिषद में, किसमें? छांदोग्यक में तीन आश्रम का विधान किया गया। फिर बाद में जवालोपनिषद में जो है 4 आश्रम का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन किया गया। उत्तर क्या आएगा? जवालोपनिषद में। इसलिए ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ये आप सबको पता होगा। एक है ब्रह्मचर्य पहला, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। आदर्श रूप में ये माना जाता है कि एक मनुष्य का जीवन लगभग 100 वर्ष का होता है और प्रत्येक आश्रम उसके 25-25 वर्ष के होते हैं। 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य, 26 से 50 तक गृहस्थ, 51 से 75 तक वानप्रस्थ और 76 से 100 तक ये क्या है? सन्यास आश्रम है। और आश्रमों के बारे में है कि इन 4 आश्रमों का विधान किसके लिए किया गया है, पता होना चाहिए। इन 4 आश्रमों का विधान द्विज के लिए किया गया है। द्विज वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। और शेष जो शूद्र हैं, शूद्र और महिला दोनों, शूद्र और महिला के लिए केवल एक आश्रम का विधान किया गया है, वह है गृहस्थ आश्रम। मतलब शूद्र और महिला गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे और जो द्विज हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो जो है तीनों आश्रम का पालन करेंगे। उत्तर आपको मिल गया है। आइए और देख लेते हैं। आश्रम शब्द आ उपसर्ग व श्रम धातु से निर्मित है, जिसका तात्पर्य उचित रीत से श्रम या तप है। इस व्यवस्था की अवधारणा उपनिषद काल में की गई थी, किंतु प्रतिष्ठा स्थापित हुई सूत्र काल में। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में 3 आश्रम प्रचलित थे। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में प्राप्त होता है। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार पुरुषार्थ हैं, जो आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ संबंध कर उसकी व्यवस्था तथा संचालन में सहायता करते हैं। एक और
जहां मनुष्य आश्रमों के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थों का उपयोग कर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो वहीं दूसरी ओर व्यवहार में वह समाज के प्रति इनके अनुसार जीवन यापन करता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। सामान्यतः मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर 25 वर्ष के अनुपात से 4 सोपानों में विभक्त किया गया है, जो अधोलिखित हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ध्यातव्य है कि चारों आश्रमों का विधान केवल द्विजों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए, शूद्रों और महिलाओं स्त्रियों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का ही विधान किया गया है। निश्चित तौर पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था। ऑप्शन ए है फर्रुखशियर, बी है मोहम्मद शाह, सी है बहादुर शाह, डी है जहांदार शाह। अब इस उत्तर को पाने के लिए हमको क्या करना है, हमको समझना पड़ेगा नादिर शाह ने आक्रमण कब किया, 1738 और 39 में। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो सम्राट कौन था, मुगल सम्राट, मुगल सत्ता के शीर्ष पर कौन था, मोहम्मद शाह, जिन्हें कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि भी दी जाती है। जब जो है नादिर शाह ने अटैक किया, तब इन्होंने अपने प्रमुख सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा। उसमें से निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन, खान ए जहां, फिर बाद में इसमें अवध का जो नवाब था सादत खां, वो भी आ गया। सादत खां भी आ गए। इन सब का संयुक्त रूप से मुगल सेना का 22 फरवरी 1739 में नादिर शाह के साथ में करनाल का युद्ध, आपकी परीक्षा में पूछेगा करनाल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, करनाल का युद्ध कब हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई और खाने जहां ये मारा गया। इस युद्ध के बाद निजामुल मुल्क, किसने, निजामुल मुल्क ने, मुल्क ने मध्यस्थता की। इस मध्यस्थता में तय हुआ कि 50 लाख रुपया नादिर शाह को दिया जाएगा और नादिर शाह ईरान वापस चला जाएगा। और ये तय हुआ कि अभी हम लोग इनको देंगे 20 लाख तत्काल देंगे, उसके बाद 10-10 लाख की 3 किस्त देंगे। और वो 3 किस्त कब देंगे, जब वो लाहौर पहुंचेगा तब 10 लाख देंगे, जब वो अटक पहुंचेगा तब 10 लाख देंगे, और जब काबुल पहुंचेगा, जब काबुल पहुंचेगा तब 10 लाख देंगे। अब ये तय हो गया और नादिर शाह वापस जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय शहादत खां जो अवध के नवाब थे और निजामुल मुल्क से प्रतिस्पर्धा करते थे, उनको लगा कि इनका जो है मान सम्मान मुगल सम्राट की नजरों में बढ़ जाएगा और मुझे जो है मीर बख्शी का पद नहीं मिलेगा। तो ये जाकर के सादत खां जाकर के मिले जो है नादिर शाह से, और नादिर शाह से कहा कि आप इस 20 लाख के चक्कर में हो जो अभी आपको तत्काल दिया जा रहा है, अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो 20 लाख के स्थान पर आपको 20 करोड़ रुपया मिलेगा। यह बात जो है सादत खां ने नादिर शाह से कही। उसके बाद नादिर शाह ने मुगल सम्राट को, मोहम्मद शाह को ईरानी शिविर में बुलाया। मोहम्मद शाह को ईरानी शिविर में बुलाया
प्रारंभ में तो उनका स्वागत किया, फिर बाद में उनको बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। और आपका प्रश्न था कि किस बादशाह को नादिर शाह ने बंदी बनाया, तो मोहम्मद शाह को बनाया, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नादिर शाह बादशाह मोहम्मद शाह के साथ में दिल्ली की ओर बढ़ा, और दिल्ली की ओर बढ़ने के बाद उसने जो है जघन्य नरसंहार किया। आम लोगों की नरसंहार के लिए, आम लोगों का नरसंहार करने के लिए उसने अपने सैनिकों को अनुमति दे दी। और उसके बाद उसने जो है कोहनूर हीरा, बहुत अधिक संपत्ति, बहुत से कारीगर, इन सब को लेकर के वापस गया। समझ गए? आइए इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1778-79 के बीच भारत पर आक्रमण किया। इसको ईरान का नेपोलियन कहते थे, नादिर शाह को। के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह, नादिर कुली बेग था ये। भारत पर आक्रमण के समय बादशाह ने उसके आक्रमण को रोकने के लिए निजामुल मुल्क कमरुद्दीन खान दौरान के नेतृत्व में सेना भेजा। बाद में सादत खान भी उसमें शामिल हुआ। 13 फरवरी, 22 फरवरी नहीं, 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। खान दौरा मारा गया। फिर भी निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपया हर्जाने के रूप में दे करके नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत कर लिया। अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी वह दिल्ली पर आक्रमण करे तथा दिल्ली में संचित अपार खजाने को प्राप्त करे। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद शाह अनिच्छुक ढंग से, इच्छा नहीं थी, फिर भी ईरानी शिविर में आया। नादिर शाह ने पहले की भांति मुगल बादशाह तथा उसके अनुचरों का स्वागत किया। बाद में उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद नादिर शाह मुगल बादशाह के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तथा 22 मार्च 1779 को दिल्ली में प्रवेश किया और चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें 20,000 के करीब लोगों का कत्ल हुआ। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। उसने प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्त-ए-ताउस तथा मुगल ताज में लगे कोहिनूर हीरो को वापस जाते समय अपने साथ ले गया। नादिर शाह भारत से वापस 1739 में गया और 1747 में उसकी मृत्यु हो गई। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है 46। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ में किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है भारतीय जनता को शिक्षित करना, बी है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, सी है प्रशासन में एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, डी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये जो स्वराज शासन आंदोलन है, इसका मतलब होता है होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। और इसके लिए सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया था। होम रूल लीग का गठन किया था सितंबर में, और इससे पहले अप्रैल में ही जो है 1916 में पूना के बेलगांव में तिलक ने भी होम रूल लीग का गठन किया था। इन दोनों लीगों का उद्देश्य था कि भारतीयों को स्वशासन दिलवाना। क्या उद्देश्य था? भारतीयों को स्वशासन दिलवाना। इसलिए भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना इनका उद्देश्य था। ऑप्शन बी में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि क्या उद्देश्य था। क्लियर? आइए संक्षेप में देख लेते हैं। इस हेतु एनी बेसेंट ने सितंबर 16 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय अडयार मद्रास में था। जॉर्ज अरुंडेल इसके संगठन सचिव थे।
इसका उद्देश्य क्या था? आयरलैंड की तर्ज पर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, यही तो पूछा है। आयरलैंड की तर्ज पर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। स्वशासन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 में अपने पत्र कॉमन बिल, ना उनके 2 पत्र थे, एक था न्यू इंडिया, परीक्षा में पूछा जाता है आपको, न्यू इंडिया और कॉमन बिल का प्रकाशन किसने किया? तो न्यू इंडिया और कॉमन बिल का प्रशासन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाना, स्वशासन का मतलब बताया गया कि हम ब्रिटिश डोमिनियन के अंतर्गत जैसे आयरलैंड को स्वशासन प्रदान किया गया है, वैसे भारत को भी स्वशासन प्रदान किया जाए। समझ गए? एनी बेसेंट के अन्य सहयोगी थे, एक नाम पता होना चाहिए, बीपी वाड़िया, सीपी रामास्वामी अय्यर, कालांतर में इसमें जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे जेना बनर्जी भी शामिल हुए। बेसेंट की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था और इसकी सदस्य संख्या 27,000 थी। कांग्रेस के 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट के बारे में था, उसके बाद कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, एनी बेसेंट। और अगर दूसरा प्रश्न पूछे प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने क्या किया? कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ये प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और प्रथम महिला है एनी बेसेंट जो अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट से पहले 28 अप्रैल 16 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम पूना में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की थी। इसकी बात हम लोगों ने इससे पहले कर लिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 47। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? ऑप्शन ए है 1761, बी है 1765, सी है 1778, डी है 1781। तो सही उत्तर क्या है इसमें? बी है 1765। लेकिन अब यह परीक्षा हमको भूल सकता है, इसलिए हमको एक कहानी याद करनी पड़ेगी ताकि दिमाग में रहे। 22 अक्टूबर 1764 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारतीय पक्ष से कौन कौन सम्मिलित था? एक पदच्युत नवाब था बंगाल का, मीर कासिम, और उसके बाद सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, और तीसरे थे आके जुड़ गए उसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला इसमें आके जुड़ गए। इन तीनों की संयुक्त सेना का अंग्रेजों की ओर से मुकाबला किया हेक्टर मुनरो ने। ये पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पक्ष से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो एक प्रश्न का उत्तर आएगा। और एक पूछता है कि कौन कौन उसमें सम्मिलित था, तो 3 नाम उसमें दिए हैं, आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। अब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना ने इन तीनों को हरा दिया और उस युद्ध में ये मारे गए, मीर कासिम। उसके बाद बचे कौन? शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। इन सब से रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की और इस संधि के
दो संधि की, पहली थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, और दूसरी थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि हुई थी क्लाइव और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। दूसरी संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब, क्या नाम था, शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। और इसी पहली संधि में, इलाहाबाद की पहली संधि के माध्यम से मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किसको प्रदान कर दी? अंग्रेजों को प्रदान कर दी। और आपका प्रश्न था किस सन में प्रदान की थी, तो उत्तर क्या है? 1765। क्लियर हुआ? आइए अब इसको देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने पराजित कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग संधियां की। दोनों संधियां इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि सम्राट शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 को हुई। संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव थे। अगर ये पूछे कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी उस पर हस्ताक्षर किसने किसने किया था, साइन किसने किसने किया था, तो आपको क्या बताना है? रॉबर्ट क्लाइव को बताना है, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किया था। संधि के अनुसार शाह आलम को कड़ा और इलाहाबाद के जिले मिले। सम्राट को क्या मिले? कड़ा और इलाहाबाद का जिला। इसके बदले में 12 अगस्त 1765 के शाही फरमान के अनुसार मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से कंपनी को सौंप दी। इस कार्य के बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। कंपनी को उत्तरी सरकार की जागीर भी प्राप्त हुई। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 में। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने इसमें साइन किया था। संधि की शर्तों के अनुसार अवध के नवाब ने कड़ा और इलाहाबाद, जिसे मुगल सम्राट शाह आलम को देने का वादा किया था, दिया। युद्ध की प्रतिपूर्ति के लिए उसने 50 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकार किया। कड़ा और मानिकपुर, कड़ा और इलाहाबाद दे दिया किसको? सम्राट को। वह अंग्रेजों के पास तो था नहीं, वो तो था अवध के नवाब के पास। तो ऊपर की संधि की पूर्ति के लिए दूसरी संधि करनी पड़ी, उन्हें दिया। चुनार पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। अवध में कंपनी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिला। गाजीपुर और बनारस की जागीर कंपनी की संरक्षता में बलवंत सिंह और उसके परिवार को पैतृक जागीर के रूप में मिली। अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा का भार भी अपने ऊपर लिया, परंतु इसके लिए सेना का खर्च नवाब को देना था। इन सब के बदले अंग्रेजों ने अवध का राज नवाब को लौटा दिया। समझ गए? अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितनी है? 48। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? ऑप्शन ए है बलबन, बी है मोहम्मद तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है गयासुद्दीन तुगलक। क्या कह रहा है? वली और अमीर के पद को किसने पृथक किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, बी है ऑप्शन। क्या है उत्तर? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता हमको बताता है, इब्न बतूता के अनुसार जो इक्ता होती थी, इक्ता में मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 पद किए। एक पद किया अमीर या मुक्ता का, अमीर या मुक्ता का एक पद किया,
और दूसरा पद किया उसने वली उल खराज का, वली उल खराज का पद किया। और अमीर या मुक्ता क्या था? ये सैनिक अधिकारी था। कैसा अधिकारी था ये? सैनिक अधिकारी था, अधिकारी था। और वली उल खराज कैसा था? आर्थिक अधिकारी था, आर्थिक आर्थिक अधिकारी था। यह क्या करता था? आय एकत्रित करता था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है कि इक्तादारी में को इजारेदारी से जोड़ा है मोहम्मद बिन तुगलक ने। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। वली और अमीर के पदों को मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक किया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद तुगलक के समय से प्रत्येक इक्ता में अधिकारी नियुक्त होते थे। एक अमीर या मुक्ता जो एक सैनिक अधिकारी था, दूसरा वली उल खराज आर्थिक अधिकारी जो इक्ता की आय को एकत्रित करता था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। मोहम्मद तुगलक ने इक्ता में राजस्व वसूली की ठेका मुकाता प्रथा या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, जिसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। इजारेदारी का परिणाम अच्छा नहीं रहा। हम लोग जो है अब जो है अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है 49। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? ए है साम्राज्य का वजीर, बी है अवध का सूबेदार, सी है मीर बख्शी, डी है सूबा बिहार का दीवान। अहमद शाह मोहम्मद शाह के बाद में शासक बना। उसने जो है सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर बनाया, मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही है। आइए इसको देख लेते हैं। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी मुगल बादशाह बना। उसके समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अगर ये पूछे अहमद शाह अब्दाली ने किसके समय पर भारत में 5 बार आक्रमण किया था, तो कौन है? अहमद शाह के समय में। अहमद शाह ने अपना वजीर सूबेदार सफदरजंग को नियुक्त किया एवं अपने प्रिय हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी, जिससे बहुत से अमीर उमरा वर्ग रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप सफदरजंग ने क्या किया? नवाब बहादुर हिजड़ों के सरदार की हत्या कर दी। मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ करके स्वयं वजीर बन गया। फिर इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय को सत्तासीन करवाया। मतलब क्या किया था इमादुल मुल्क ने? अहमद शाह को क्या किया? सत्ता से हटा दिया, उसके पर आलमगीर को बनवाया। क्वेश्चन नंबर है 50। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है हुगली, बी है मसूलीपट्टनम, सी है करिकाल, डी है बालाशोर। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का गठन वहां की संसद के प्रस्ताव से, जिसको बीओसी भी कहा जाता है, और भारत में इसने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1605 ईस्वी में, कहां पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम में स्थापित की। और कई फैक्ट्रियां स्थापित की, उसमें से करिकाल 1645 ईस्वी में की, बालासोर 1658 ईस्वी में की। समझ गए? बालासोर कब की? 1658 ईस्वी में की। तो इसका मतलब है कि नहीं था। और हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि जब परीक्षा में आपको नहीं दिखे तो उसको क्या कर देना है? हाईलाइटेड कर देना है, उस पर ध्यान ज्यादा देना है। तो हुगली में जो है डचों ने
अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। तो आगामी परीक्षा में अब क्या पूछेगा कि और कहां पर फैक्ट्रियां थी, तो आइए उसकी हम पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर डचों ने जो जो फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन सबको जल्दी से देख लेते हैं। 20 मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये नाम था, अर्थात बिरनिग्दे ओस इंडिसे कंपेगैनिक, ये क्या नाम था ओरिजिनल नाम, बिरनिग्दे ओस्ट इंडिसे कंपेगैनिक बीओसी की स्थापना हुई। और पूर्वी तट पे देखिए 1605 में भारत में पहली फैक्ट्री, क्वेश्चन पूछेगा कि डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो कहां बताना है, मसूलीपट्टनम में। किस लिए, नील का निर्यात करने के लिए। इसके बाद पोटापुल्ली निजामपट्टनम में, ये सब कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। फिर 1610 में पुलिकट, ये कहां है, आंध्र प्रदेश, वस्त्रों का निर्यात करने के लिए बारूद का यहाँ कारखाना बनाया और एक किला बनाया फोर्ट गिल्ड्रिया, और यहां पर एक टकसाल स्थापित की, और उस टकसाल द्वारा जो सिक्का जारी किया गया, स्वर्ण सिक्का जारी किया, उसको पगोड़ा कहते हैं। और एक प्रश्न बनता है कि किस कंपनी ने पगोड़ा नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए, उत्तर क्या आएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जिस पर भगवान विष्णु वेंकटेश की प्रतिमा उत्कीर्ण थी और भारत में उनका मुख्यालय था पुलिकट। भगवान वेंकटेश की प्रतिमा जो उत्कीर्ण थी वह सिक्का किसने जारी किया। फिर आइए यह है 1627 पिपली, बंगाल की पहली डच फैक्ट्री। फिर 1641 मालीपट्टनम या बिमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। फिर 1645 में करिकाल पांडुचेरी में। फिर 1653 चिंसुरा, यहां पर गुस्ताबुस नामक किला बनाया गया, गुस्ताबुस किले का निर्माण किया गया। अगर ये पूछेगा डचों ने गुस्ताबुस किले का निर्माण कहां करवाया था, चिंसुरा में। बंगाल से सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, अफीम का निर्यात प्रारंभ हुआ। 1658 ईस्वी में कासिम बाजार रेशम चक्री कारखाना, जिसमें 3000 कर्मचारी काम करते थे। यह प्रश्न है कि रेशम चक्री कारखाना कहां पर डचों ने स्थापित किया था, कासिम बाजार में। इसके बाद इनकी फैक्ट्री कहां थी, पटना थी, बालासोर उड़ीसा में, नेगापट्टनम तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर। और कोरोमंडल तट से डच क्या करते थे, सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। समझ गए। आगे आइए पश्चिमी तट पर देखते हैं। 1616 में सूरत गुजरात में सूती वस्त्रों का निर्यात तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला क्षेत्र था। अगर ये प्रश्न पूछे कौन सा क्षेत्र था जो डचों को अधिकतम लाभ प्रदान करता था, तो वह कौन सा क्षेत्र आएगा, गुजरात, सूरत गुजरात का। 1641 में कैम्बे और अहमदाबाद में फैक्ट्री स्थापित हुई। 1663 ईस्वी में कोचीन और आगरा में हुई। मालाबार तट से डच जो है मसालों का व्यापार करते थे, मसालों का निर्यात करते थे। यह प्रश्न पूछता है कि डच जो है मसालों का निर्यात किस क्षेत्र से करते थे, तो कहां से आएगा, मालाबार से। आगे आइए क्वेश्चन नंबर है 51। 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुए, उसकी अध्यक्षता किसने की। ए है टी माधवराव, बी है एमजी रानाडे, सी है के नटराजन और डी है राय बहादुर रघुनाथ राव। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन, इसको कहते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक
कॉन्फ्रेंस, और इसकी स्थापना हुई है 1887 में, और इसके संस्थापक में थे एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर। एमजी रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर। रामकृष्ण भंडारकर, एमजी रानाडे क्या थे, इसके संस्थापक थे। और इसका जो अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में होता था, और 1887 में मद्रास में हुआ था पहला इसका अधिवेशन। और जो प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था केटी तेलंग ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? केटी तेलंग ने। विकल्प में देखिए केटी तेलंग नहीं है, एमजी रानाडे हैं, तो आप विकल्प बी को मारिए और इसको सही मानिए। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर द्वारा की गई। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना, मुख्यतः बाल विवाह विरोध, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता निवारण एवं सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन था। यह प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समानांतर चलता था। 1887 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के साथ इसका भी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता केटी तेलंग ने की थी। इसे राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन भी कहा जाता था। क्वेश्चन में 1888 मद्रास का अधिवेशन नहीं हुआ था, कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, इसलिए 1887 मान करके हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? ए है सिर्र अकबर, बी है मजमुल बहरीन, सी है किताबुल हिंद, डी है बहरुल हयात। तो दारा ने क्या किया था? दारा शिकोह ने क्या किया था? काशी के पंडितों की सहायता से, स्वयं एवं काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसको कहते हैं सिर्र अकबर। क्या कहते हैं? सिर्र ए अकबर, जिसका मतलब होता है महान रहस्य। और आप विकल्प में देखिए ऑप्शन ए क्या है? सिर्र अकबर। ऑप्शन ए इसका, यही तो करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। इसी सिर्र अकबर से यूरोपियों ने भारतीय उपनिषद के बारे में अपनी जानकारी एकत्र की। इसके अलावा दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद कराया था। भगवत गीता, ये भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको भी याद रखना चाहिए। योग वशिष्ठ का पुस्तक है। इसके अलावा एक जो है पुस्तक लिखी थी मज्म उल बहरीन, कई बार परीक्षा में पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आपको पता रहना चाहिए। मज्म उल बहरीन, जिसका मतलब होता है तो समुद्रों का मिलन, दो समुद्रों का मिलन होता है। और इसमें दारा शिकोह ने दिखाया है कि इस्लाम और वेदांत दर्शन, इस्लाम और वेदांत दर्शन में जो आधारभूत समानता है, उस समानता को इसमें दिखाया है। ये आपकी टीजीटी का रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी देखिए 2004 पुनर्परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 52 में, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की? वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। 53 है, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? ए है बीरबल, बी है मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना,
सी है मिर्जा मनोहर शेखावत, डी है राजा मान सिंह। तो अकबर ने राजा मान सिंह प्रथम भी कहते हैं, ये आमेर के जो है राजा थे, इनको जो है मिर्जा राजा, अकबर ने इनको मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, और इन्होंने जो है सबसे लंबे समय तक करीब 52 वर्ष तक जो है मुगलों की सेवा की, और 52 वर्ष में 67 युद्धों में भाग लिया। समझ गए? तो ये हैं मान सिंह, राजा मान सिंह प्रथम, ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए इसको देख लेते हैं। मान सिंह प्रथम 1589 से 1614 ईस्वी आमेर का कछवाहा राजपूत था। उसने अपने 52 वर्षों की मुगल सेवा में के दौरान 67 युद्धों का नेतृत्व किया, जो राजस्थान के समस्त शासकों में सर्वाधिक था। अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद माने पुत्र की उपाधि दी। मान सिंह को अकबर ने काबुल का पहला सूबेदार बनाया और 7000 का मनसब दिया। मान सिंह का राज्याभिषेक पहले पटना फिर आमेर में हुआ। मान सिंह ने बंगाल में अकबर नगर, बिहार में मानपुर की स्थापना की। अकबर ने उसे सिंध क्षेत्र का प्रभारी तथा बिहार व बंगाल की सूबेदारी भी दी। जहांगीर जो है इनको बूढ़ा भेड़िया कहता था। मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण कराया। वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ लिखा। एक ग्रंथ है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। इसको किसने लिखा था? जगन्नाथ ने। 1614 ईस्वी में दक्षिण के एलिचपुर में मान सिंह की मृत्यु हो गई। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है? ऑप्शन ए है गुफा संख्या 1, बी है गुफा संख्या 9, सी है गुफा संख्या 10 और डी है गुफा संख्या 16। तो देखिए अजंता की गुफाएं नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध है। और अजंता जो है कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद में। और यहां पर जो है गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। और कुल जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वो 29 है। 29 में 7 गुफाएं जो है गुप्त कालीन हैं। तो 7 कौन है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं और 19वीं। ये जो 7 गुफाएं हैं गुप्तकालीन है। इसी में से जो गुफा नंबर 16 है उसी में मरणासन्न राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस का चित्रण किया गया है। और गुफा नंबर जो 17 है इसमें मदर एंड चाइल्ड एक प्रसिद्ध चित्र है, मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु का। और 16 में है डाइंग प्रिंसेस मरणासन्न राजकुमारी का। आइए इसको देखते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसमें पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, जिसमें से केवल 7 गुफाएं 1, 2, 9, 10 एवं 16, 17, 19 में ही चित्र बचे हैं। 16, 17, 19 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। 16, 17, 19। अब 9, 10 की कब की है? 9, 10 की गुफाएं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की, पहली और दूसरी 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। इसी गुफा में बुद्ध के महानिष्क्रमण का चित्रांकन है, जिसमें वह अपनी पत्नी, पुत्र, परिचायकों को छोड़कर जाते हुए दिखाए गए हैं। 17वीं गुफा को चित्रशाला कहते हैं।
एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। समस्त चित्रों में माता और शिशु, मदर एंड चाइल्ड नामक चित्र आकर्षक है, जिसमें बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को उन्हें बुद्ध को समर्पित करते हुए दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। ए है लखनऊ समझौता, बी है लाहौर समझौता, सी है पूना समझौता, डी है शिमला समझौता। ये पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1919 का जो अधिनियम आया, 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई मुसलमानों के लिए। उसके बाद 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपना अलग अलग अधिवेशन किया, और पूछता है किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था कांग्रेस की? अंबिका चरण मजूमदार ने। और इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, किसके मध्य? ये भी प्रश्न आपके पीजीटी में पूछा गया है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, और इस समझौते को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। इसी समझौते में कांग्रेस ने क्या किया? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो 1909 के एक्ट द्वारा दी गई थी उसको स्वीकार कर लिया। इसी से लेकर के 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। तो अब आपको उत्तर मिल गया होगा लखनऊ समझौता। और इस समझौते को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है बाल गंगाधर तिलक की और एनी बेसेंट की। इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। आइए इन सबको तेजी से देख लेते हैं। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों ने लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। दोनों ने पृथक पृथक संवैधानिक सुधारों के बारे में प्रस्ताव पारित किया और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग का समझौता किया। यह समझौता लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में कांग्रेस ने लीग और उसके सभापति जिन्ना की अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका सभा में स्थान देने, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने और सांप्रदायिक बीटों की मांगों को स्वीकार कर लिया। इस समझौते में तिलक एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। परीक्षा में पूछता है लखनऊ समझौते का किसने विरोध किया था। दिसंबर 1916 में बंबई में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एसपी सिन्हा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से, जो बंबई अधिवेशन हुआ था 15 में एसपी सिन्हा अध्यक्ष थे, प्रयासों से गर्मपंथियों को कांग्रेस शामिल करने का फैसला लिया गया तथा 1916 में नरमपंथी गर्मपंथी का सम्मेलन हुआ। तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में ही नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह भी प्रश्न पूछता है कि किसका नारा था। क्वेश्चन नंबर है 56, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, सी है बलबन, डी है नसीरुद्दीन महमूद का। सुल्तानगढ़ी जो है मकबरा है नसीरुद्दीन महमूद का। अब नसीरुद्दीन महमूद हैं कौन? नसीरुद्दीन महमूद हैं इल्तुतमिश के बड़े पुत्र। इल्तुतमिश के
ज्येष्ठ पुत्र हैं और इन्होंने 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कराया है। आइए इसको देखते हैं। सुल्तानगढ़ी सुल्तान इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में करवाया। इसका मध्य कक्ष 8 पहला है। चारों कोनों पर बुर्जियां निर्मित हैं। इसके स्तंभों की शैली हिंदू और मेहराबों का प्रयोग है। शैली हिंदू है, मेहराबों का प्रयोग है जो मुस्लिम शैली का अंग है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अपनी डायरी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता किस सुल्तान को माना जाता है। तो मकबरा शैली स्थापत्य का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है 57, बखर क्या है। ए इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है। बी गुप्तचरों की सूचना है। सी राज की घोषणाएं हैं। डी विदेशी समाचार पत्र है। तो बखर क्या है। बखर जो है मराठी भाषा में मराठों का इतिहास है, ऐतिहासिक रचना, अर्ध ऐतिहासिक रचना या परिचयात्मक रचना है। इसलिए ऑप्शन ए दिया, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है। इसलिए ऑप्शन ए क्या है, इसका सही ऑप्शन है। आइए इसको देखते हैं। बखर मराठी भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक या चरित्रात्मक ग्रंथों की एक खास शैली है। ये मुख्य रूप से मराठों के इतिहास, उनके युद्धों, शासन, प्रशासन, वीरों, घटनाओं आदि का वर्णन करती है। इन्हें मध्यकालीन महाराष्ट्र के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बखर या बखार कहते हैं। प्रसिद्ध बखरे क्या हैं। शिव भारत, जिसमें शिवाजी पर है। संभाजी बखर, शिवाजी महाराजांची बखर, पद्म भूषण बखर, पनिपतची बखर, बखर छत्रपति संभाजी महाराज। ये देखो पनिपति बखर, पानीपत का युद्ध का वर्णन इस बखर में है। सिंधु दर्पण आदि महत्वपूर्ण बखरे हैं। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, दारा शिकोह को मुलहिद किसने कहा था। ऑप्शन है औरंगजेब, बी है मुराद, सी है शाह शुजा, डी है मोहम्मद कासिम। मुलहिद का अर्थ होता है विधर्मी, और सत्ता प्राप्त करने के लिए औरंगजेब ने दारा शिकोह को विधर्मी घोषित किया था। तो मुलहिद किसने कहा था, औरंगजेब ने। इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं। दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। औरंगजेब से पराजित होने के बाद दारा ने तारागढ़ के दुर्ग में ही शरण ली। दारा को मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी 60,000 जात एवं 40,000 सवार की मनसबदारी दी गई। वह पहले इलाहाबाद, उसके बाद लाहौर का सूबेदार बना, परंतु दारा हमेशा शाहजहां के निकट रहा। 1654 में उसे शाह बुलंद इकबाल, एक बार परीक्षा में पीसीएस में पूछा था, जब पहले सब्जेक्ट पूछता था शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी, दारा शिकोह की थी। एवं शाहजहां के बगल बैठने के लिए सुनहला आसन दिया गया। शाहजहां ने उसने अपना उत्तराधिकारी वलीअहद घोषित किया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को मुलहिद अर्थात विधर्मी कहा। दारा शिकोह की अन्य उपलब्धियां हैं। अभी हम लोगों ने सिर्र अकबर, मजमाउल बहरीन, इन सबको देखा, इसलिए उसको संस्कृत कलंदर कहा जाता है। संस्कृत कलंदर। लघु अकबर कहा जाता है। स्टिनले लेनपुल इतिहासकार ने कहा। रईसुल मुलहिद अर्थात धर्मद्रोहियों के सरदार, दुश्मने दीने मुबाइन भी कहा जाता है। दुश्मने दीने मुबाइन, उसके विरोधी इसको रईसुल मुलहिद और दुश्मने दीने मुलाहिद, ये दो तरह के नामों से बुलाते हैं। अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, बी है अमरावती, सी है गुम्मी डी डुर्रू और डी है फनीगिरी।
तो ऑप्शन ए इसका सही है, नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा में क्या हुआ है, दशरथ जातक या रामा जातक, दशरथ जातक या रामा जातक का वर्णन है। इसमें रामायण की कथा का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों से अलग ढंग से किया गया है। ब्राह्मण रामायण की कथा का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों से अलग है। ऑप्शन पता चल गया। अब इसमें है महत्वपूर्ण कि नागार्जुन कोंडा है कहां पर, इसकी खोज किसने की और क्या विशेषताएं हैं। आइए जल्दी से उसको हम लोग देख लेते हैं। नागार्जुन कोंडा की स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक या रामा जातक का शिल्पांकन मिलता है। दशरथ जातक में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पात्र उपस्थित है, लेकिन इनकी व्याख्या ब्राह्मण कथाओं से थोड़ा भिन्न है। क्लियर। आंध्र प्रदेश की नागार्जुन पहाड़ी कृष्णा नदी के तट पर स्थित 3री शताब्दी का स्तूप नागार्जुन कोंडा का निर्माण सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा कराया गया। यह इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की राजधानी थी। यह विजयपुरी के नाम से भी जानी जाती थी। इसको खोज 1926 में लॉन्गहर्ट ने द्वारा की गई। इसमें 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के महास्तूप का निर्माण वीर पुरुष दत्त ने करवाया। इस पर वीर पुरुष दत्त की रानी बप्पी सिरनिका का एक लेख मिला है। नागार्जुन कोंडा स्तूप की प्रमुख विशेषता आयकों का निर्माण है। आयक क्या है, एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता है। महास्तूप के अतिरिक्त कई लघु स्तूप, मंदिर, मूर्तियां राजप्रसाद के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। हारित, पुष्पमद्रस्वामी, शिव आदि मूर्तियां, व्यायामशाला, तोरण द्वार भी यहाँ का उल्लेखनीय है। आगे चलते हैं, इतनी बातें जानना था। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन किया गया। ऑप्शन ए है मुदुलक्ष्मी रेड्डी, बी है राधाबाई सुब्रमण्यम, सी है एनी बेसेंट, डी है दुर्गाबाई देशमुख। अब हुआ क्या कि देवदासी प्रथा के विरोध में जागरूकता प्रारंभ की ईबी रामास्वामी ने, जिसको पेरियार कहते हैं। ईबी रामास्वामी ने, जिन्होंने जस्टिस दल बनाया था, बाद में द्रविड़ पार्टी में चली गई, उस कन्वर्जन हो गया, किया था। और फिर बाद में इस पर जो है गंभीर प्रयास प्रारंभ किया डॉक्टर मुट्टुलक्ष्मी रेड्डी ने। और इनके प्रयासों से इन्होंने एक कानून का ड्राफ्ट किया, उसका नाम था मद्रास देवदासी प्रिवेंशन ऑफ डिफिकेशन एक्ट 1947 में। इसमें देवदासी प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और यह सब प्रयास किया था डॉक्टर मुट्टुलक्ष्मी रेड्डी ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन है। आइए देख लेते हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी ने देवदासी प्रथा के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। द्रविड़ आंदोलन के माध्यम से इस प्रथा को सामाजिक रूप से अस्वीकार बनाया था। राजनीतिक दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवदासियों के अधिकारों के लिए सबसे प्रमुख और प्रभावशाली सुधारक डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी। उन्होंने देवदासी प्रथा उन्मूलन बिल का प्रारूप तैयार किया। उनके प्रयासों से मद्रास देवदासी प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1947 पारित हुआ। इस अधिनियम ने देवदासी प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया। क्लियर।
अगला है चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली के, क्वेश्चन नंबर 61 है। नागर, वेसर, द्रविड़, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चालुक्य की जो शैली है, होयसल की जो शैली है वो बेसर शैली है। ऑप्शन बी इसका सही है। और ये बेसर शैली किससे मिलकर बनी है? नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से, नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से बेसर शैली का निर्माण हुआ है। इसको चालुक्य शैली भी कहते हैं। इसमें जो मंदिर बनते हैं, मंदिरों के शिखर वो नागर शैली में होते हैं और मंदिरों के आधार वो कैसे होते हैं? वो द्रविड़ शैली में होते हैं। आपको उत्तर मिल गया, आइए इसको समझ लेते हैं। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर बेसर शैली में निर्मित हैं। नागर शैली द्रविड़ शैली के मिश्रण से बेसर नामक एक नवीन शैली का विकास हुआ। इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। इस शैली के मंदिरों के शिखर नागर शैली की तरह और आधार द्रविड़ शैली जैसा ही शैली में चट्टानों को काटकर और संरचनात्मक दोनों प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं। इस शैली की उत्पत्ति एहोल में हुई, बादामी और पद्धत काल में पूर्णता प्राप्त की। एहोल के बारे में एक बार किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा था, मंदिरों का नगर किससे कहते हैं? तो एहोल कह बोला जाता है। यहाँ शैव मंदिरों के साथ साथ सूर्य मंदिर और जैन मंदिर भी प्राप्त हुआ है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 62। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना की? ऑप्शन है तेलुगु, बी है तमिल, सी है कन्नड़ और डी है संस्कृत। आमुक्तमाल्यद की रचना तेलुगु में की गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन ए सही है, बी नहीं, ऑप्शन ए सही है। इसका आमुक्तमाल्यद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये है माला। क्या शाब्दिक अर्थ है? शाब्दिक अर्थ क्या है? माला है, माला है। और यह जो है राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है और इसमें जो है सैनिक शासन, आर्थिक, राजनीतिक सबके बारे में व्यापक रूप से परिचर्चा की गई है। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु के अलावा कृष्णदेव राय ने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे हैं और एक प्रसिद्ध नाटक है जाम्बवंती कल्याणम। जाम्बवंती कल्याणम एक नाटक है जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है संस्कृत में। और आपकी परीक्षा में एक बार आईएएस में पूछा था उषा परिणय किसने लिखा है? उषा परिणय की रचना भी उन्होंने की है। मदालसा चरित इसकी भी रचना कृष्णदेव राय द्वारा की गई है। उत्तर मिल गया है, आइए और चीजें समझ लें। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद की रचना की जिसका शाब्दिक अर्थ माला होता है। इस पुस्तक की भूमिका उसने संस्कृत में लिखित अपनी 5 पुस्तकों की चर्चा की है। आमुक्तमाल्यद में राजस्व, सैनिक, नागरिक प्रशासन का विशद वर्णन है। इस पुस्तक को विष्णु चित्तियम भी कहते हैं। विष्णु चित्तियम इसलिए कहा गया है कि आलवर संत थे विष्णु चित्ती की जीवनी है। उनकी पुत्री गोदा और भगवान रंगनाथ के प्रेम प्रणय का मार्मिक वर्णन भी इसमें किया गया है। इसी ग्रंथ में वासुदेव एवं देवकी से संबंधित विवरण प्राप्त होता है। आमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। संस्कृत में कृष्णदेव राय ने जाम्बवंती कल्याणम नाटक, उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा उषा परिणय, मदालसा चरित्र का भी लेखन किया है। इनकी उपाधियां पूछता है परीक्षा में, पता हो आपको? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, नंद गोपाल, महाकाव और विष्णु चित्र की उपाधियां रही हैं।
कृष्णदेव के दरबार में तेलुगु के 8 कवि रहते थे। परीक्षा में पूछा जाता था अष्ट दिग्गज, तो तेलुगु के 8 कवि हैं जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और इसमें प्रमुख था अल्लासानी पेदन, जिसे उन्होंने अपना राजकवि, आंध्र राजकवि को उपाधि दी। पेदन को आंध्र कविता का पितामह, तेलुगु कविता का पितामह, अगर पूछे आंध्र कविता का पितामह कौन है, तेलुगु कविता का पितामह कौन है, तो पेदन्ना है, पेदन्न है। 63 है, वह कौन सा चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? ए बसावन है, बी दशरथ है, सी बिशनदास है, डी मनोहर है। तो जहांगीर के समय में हम सबको पता है कि मुगल काल में चित्रकला का सर्वोत्तम विकास अपने सर्वोच्चता पर जहांगीर के समय में रहा है। मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, बसावन, ये सब जो है बहुत से चित्रकार उसके यहाँ थे। छवि चित्र के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे बिशन दास, ऑप्शन सी में है। इन्हीं बिशन दास को ईरान के शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने भेजा था। जहांगीर वहां जाने के बाद शाह का, उनके परिवार का और उनके अमीरों का चित्र बनाया, छवि चित्र बनाया था। आगे देखिए, बिशनदास छवि चित्र विशेषज्ञ जहांगीर ने 1619 में अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा। उसने शाह, उनके अमीरों तथा परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाया। ये देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीटीजीटी 2005 क्वेश्चन नंबर 4 में मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था। जब उसको देखेंगे तो सभी चित्रकारों के बारे में A to Z वर्णन आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग आप देखते हैं तो यूपीटीजीटी वर्ष 2013 का जो इतिहास में प्रश्न आए थे उनको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, अपना फीडबैक देंगे। और अपना फीडबैक कैसे देंगे आप लोग? अपना फीडबैक आप देंगे हमारे चैनल पर ही, गैमेट स्टडी सेंटर के चैनल पर, अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से।